नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एथिक्स की सारी क्लास हम अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आपको, इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है कंप्लीट एथिक्स सीरीज। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्षमता के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज इस क्लास में हम दो चीजें कवर अप करने वाले हैं। पहला, इमोशनल इंटेलिजेंस हम कवर करने वाले हैं और दूसरी चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये दोनों चीजें आज हम इस क्लास में कवर अप करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो इमोशन से इमोशनल बना हुआ है और इंटेलिजेंस, दो शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लैटिन शब्द है एक इमोवेयर। इमोवेयर से क्या बना है? इमोशन। और उसके बाद इंटेलिजेंस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इमोशन का जो अर्थ होता है वो होता है विचलित करना या उत्तेजित करना। इमोशन का क्या अर्थ होता है? विचलित करना या उत्तेजित करना। इसका मतलब क्या है कि आप यदि बहुत गुस्से में आ जाते हैं, किसी से ज्यादा लगाव रख लेते हैं, यदि वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, यदि वो आपको छोड़ के चला जाता है तो आप अपने अंदर का कंट्रोल खो देते हो और विचलित होने लगते हो। ना तो आपको काम करने में मन लगता है, ना सुबह जल्दी उठने में मन लगता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये विचलन पैदा हो जाता है, आपको उत्तेजित करती हैं। ये किसके कारण? ये इमोशन का अर्थ। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस का जब अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है विवेकपूर्ण क्षमता। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद इमोशन को और गहराई से थोड़ा सा समझते हैं। जब आप इमोशन को समझ लेंगे ना, तो जब लिखेंगे या कहीं भी इमोशन शब्द आएगा तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, इमोशन में दो शब्द हैं, एक है ई और एक है मोशन। यहां पर ई का मतलब होता है एनर्जी से और मोशन का मतलब होता है गतिशीलता से। मतलब ऐसी ऊर्जा जिसके कारण गतिशीलता पैदा हो जाती है। अब कैसे? यहां पर इंटरनल बात, इमोशन से मतलब क्या होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो इमोशन कहलाता है। अब ई का मतलब एनर्जी और मोशन का मतलब गतिशीलता। ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर गतिशीलता पैदा कर दे। जैसे आपको ज्यादा गुस्सा आ गया तो आप किसी के ऊपर भी चिल्ला दोगे, मतलब खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो गुस्सा गतिशील हो जाएगा। और जब गतिशील हो जाएगा तो वो गुस्सा आपके अंदर से निकलकर कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इमोशन का एक मतलब हम यहां पर समझ लिए। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है समायोजन करना, सामान्य मानसिक योग्यता का भाव इंटेलिजेंस कहलाता है। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को जब हम समझेंगे और दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे तो सीधा सा मतलब ये होगा कि हमारे अंदर जो विचलन है उसको जब हम नियंत्रित कर लेते हैं, उस विचलन को कम कर लेते हैं। जैसे आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, ठीक है ना, लेकिन आप यदि उस गुस्से को अपने अंदर ही पाल लेते हैं, बाहर रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने व्यवहार में उसे प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें मिलाकर क्या कहलाएगी? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे संवेगिक या भावात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से यही चीज जो मैंने आपसे बताई कि हर्ष हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया। हर्ष का मतलब आप ज्यादा खुश हो जाए, अति उत्साही हो जाए या उत्साही हो जाए। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, आश्चर्य हो गया, लस्ट हो गया। ये जो चीजें होती हैं ये आपके अंदर गतिशील हो जाती हैं, और इस गतिशीलता को जब आप नियंत्रित कर लेते हैं तो यही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये लोक सेवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपके सामान्य जीवन में भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता है। किसी व्यक्ति को आपने यदि अनियंत्रित हो गए और गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोल दिया आपने कि वो हमेशा उसे याद रखेगा, तो वो आपका एक दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, तो इमोशनल, यदि आपने अपने अंदर उस इमोशंस को दबा लिया, गुस्से वाले इमोशंस को, या किसी से आप प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो अति उत्साही होकर यदि आपने प्रेम किया और सामने वाला छोड़ के चला गया तो आप अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो वहां भी जब आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। इंटेलिजेंस मतलब ये होता है कि उस प्यार का आप पे कोई फर्क नहीं पड़े। आज वो
वो छोड़ के आपको गई और कल आप अपने आप को संभाल के और काम में लग जाएंगे। ये कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सीधे और साधारण शब्दों में, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब देखिए परिभाषा हम देख लेते हैं। यह संवेग या आवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन है। वही जो संवेग है, संवेग कौन कौन से, हर्ष, प्रेम, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, लास्ट, ये सब चीजें क्या है, संवेग है और आवेग है। और जब इन्हीं संवेगों और आवेगों को बौद्धिक नियमन और प्रबंधन कर लिया जाता है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब और देख लेते हैं, इसमें हृदय और मस्तिष्क के मध्य संतुलन, सामंजस्य का भाव होता है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में दो कीवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, संतुलन और सामंजस्य, ठीक है। पूरे व्यक्तित्व में, पूरी पर्सनालिटी में ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ताकि विभिन्न परिस्थितियों में यथोचित व्यवहार हो सके। मैंने आपको यही बताया कि यदि कोई आज आपको छोड़ के चला जाता है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, तो कल आपको ऑफिस जाना है, तो ऐसा नहीं कि पूरी रात आप रोते रहिए उसके नाम पे और दूसरे दिन ऑफिस भी मत जाइए। उस इमोशन को आप कंट्रोल करके और कल ऑफिस जाते हैं और प्रॉपर ऑफिस को वही आउटपुट देते हैं जो ऑफिस को जरूरी है, तो ये चीज जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक उदाहरण आता है। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए, इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, ठीक है। इनकी सबसे महान बात ये थी, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा उदाहरण यदि आपको पता करना है कि सचिन तेंदुलकर, एक बार इनके पिता की डेथ हो गई, उसी दिन उनका मैच था, उन्होंने कंप्लीटली उस फोकस के साथ मैच खेला और उस मैच में उन्होंने 100 भी बनाया। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो दुख वाला इमोशंस थे उन्होंने उसे अपने अंदर दबा लिया। तो ये जो प्रक्रिया थी कि उन्होंने उस इमोशंस को बाहर नहीं आने दिया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वहां से छोड़ के चला जाता या गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूरा नियंत्रण रखा और इसी नियंत्रण को क्या कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर का चेहरा आप याद रखिए और मैंने यही चीज उदाहरण के रूप में, इसीलिए मैं आपको साधारण और सरल उदाहरण प्रदान करता हूं, चलते हुए उदाहरण प्रदान जो आपके आसपास घटित होते हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसे ऐसा नहीं है कि केवल सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल आप याद रखिए। इसी तरह जब आप टटोलने की कोशिश करेंगे तो MS धोनी के साथ कई बार हुआ, विराट कोहली के साथ कई घटनाएं ऐसी घटी। उनके पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी वो मैच खेलने गए थे। तो ये सब बड़े व्यक्तित्व होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़ी पर्सनालिटी होती है, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे तत्व उनके व्यक्तित्व बनाने में, उनकी पर्सनालिटी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को दो तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? यहां पर दो तरीके से समझ सकते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के लिए होता है और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस अदर्स के लिए होता है। यहां इसका मतलब यह है कि स्व जागरूकता और स्व प्रबंधन जब होगी तो ये सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगा। और जब पर मतलब दूसरे, जब आप दूसरे लोगों के बारे में जागरूक होंगे और दूसरे लोगों के बारे में प्रबंधन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पर इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब दूसरों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब दूसरों के लिए आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक खुद के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, एक दूसरों के लिए होता है। अब यहाँ पर जो स्व जागरूकता का मतलब ये होता है कि आप पता करिए कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, आपके अंदर कौन सी अच्छाइयां हैं, आपके अंदर ऐसा क्या चीज है जो दूसरों से अलग है। तो ये चीज क्या कहलाती है, स्व जागरूकता। यदि आपको पता है कि मैं जब किसी गरीब को देखता हूं या किसी को, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, तो आप IAS बन गए और इस तरह तो हर रोज आपको देखना पड़ेगा, तो क्या आप हर रोज रोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वहां पर आपको अपने अंदर जो नियंत्रण पैदा करना होगा वो इस वाले नियंत्रण के थ्रू आप इमोशनल इंटेलिजेंस को रखोगे। उसके बाद स्वप्रबंधन का मतलब यह है कि आपने जब कमियां जान ली कि मुझे किसी भी गरीब को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप सीखिए कि उसे कैसे नियंत्रित किया जाए कि आंसू ना आए, बल्कि हम उसकी समस्या जो है उसका समाधान
की ओर उसे हम ले जाएं या उसको समाधान प्रदान करें। तो ये क्या कहलाता है? स्व प्रबंधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पर जागरूकता। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कब काम देगा? जब आप दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। दूसरे किस तरह से बात कर रहे हैं, दूसरा गुस्से में है, समझ लीजिए कि किसी नेता से आपकी बहस हो गई, ठीक है, वो आक्रोश में आ गया और आपसे बात करने लगा, और उसी तरह आपने यदि उसको उल्टा जवाब दे दिया तो वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत माना जाएगा, क्योंकि आप, वो विधायक है, वो नेता है, और आपने जनता के सामने यदि गलत बिहेव कर दिया तो आप दूसरों को भी समझिए, उनके बारे में भी समझिए कि अभी गुस्से में है, तो हम उस तरह से बात ना करें। तो इस तरह की जो बात होती है वो पर जागरूक होता है। और पर प्रबंधन, मैंने क्या बोला कि आप सामने वाले को समझ गए, तो ये बात पर जागरूकता होती है कि सामने वाला गुस्सा में है, नेताजी अभी गुस्सा में है। और पर प्रबंधन क्या कहलाएगा कि आप उसके हिसाब, उनके हिसाब से वो जो व्यवहार कर रहे हैं, आप वहां पर उस समय शांत रहकर उनसे बात करिए ताकि बात आगे ना बढ़े और जनता के हित में काम हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें मैं आपको बता दिया इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित। ठीक है, अब ये एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर है कोरोना समय में जब पुलिस गरीबों की मदद कर रही थी, खाना प्रदान कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए जो पर जागरूकता है, पर प्रबंधन की बात यहाँ पर आती है, और स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन सब कुछ आपको दिखेगा। आखिर कोरोना तो इनके लिए भी था, लेकिन इन्होंने अपने को स्व जागरूक किया, उन्होंने समझी चीजों को कि हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं। उन्होंने दूसरों के पर जागरूक, दूसरों के दर्द को समझा, खुद को प्रबंधन किया, खुद को मजबूत बनाया कि हम कोरोना काल में भी बाहर निकलेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। ये स्व प्रबंधन हो गया। उसके बाद उन्होंने पर प्रबंधन के लिए क्या किया, जब देखा कि लोग दुखी हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो जाकर उनको खाना प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पर आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अपने संवेग और अपने विचारों के बीच संतुलन बनाए रखना। मैंने वही बोला, यदि आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं कि गुस्सा करना बुरी बात है, कहीं कहीं गुस्सा जरूरी होता है। जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, किसी चोर से बात करनी है, किसी आतंकवादी से बात करनी है, तो आप वहां प्यार से जाकर उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा सा गुस्से में आना पड़ेगा, आक्रोश के साथ उनके सामने आएंगे, तो आपसे डरेंगे और जो जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी वो देंगे। लेकिन यहीं पर आपको आप गुस्सा है, घर में समझ लीजिए कि आपकी घर में किसी से लड़ाई होगी। अब उस गुस्से को आप जब आइए तो अपने अधीनस्थ ऑफिसर जो है आपका, उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल दीजिए, तो ये गलत चीज है। इसका मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का तत्व आपकी पर्सनालिटी में मौजूद नहीं है। तो पहला वही है कि अपने संवेगों और अपने विचारों के बीच आप संतुलन बनाएं। ठीक है, दूसरा होता है अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए। मैंने अभी पिछला एग्जांपल आपको बताया कि कोरोना काल में किस तरह से पुलिस वाले लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। तो ये खाना तभी पॉसिबल था जब वो अपने कष्ट के साथ समझ के दूसरों को कष्ट भी समझ रहे थे। ठीक है, दूसरे की भावनाओं को भी समझ रहे थे। आई और आदर्श वाली जो चीज मैंने आपसे अभी बताई थी कुछ देर पहले, वो वाली चीज है। तीसरा है अपनी संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को नियंत्रित करना। वही तीव्रता को कैसे नियंत्रित करेंगे, आपके घर में किसी से लड़ाई हुई और आप बाहर जाकर यदि गुस्सा दूसरे के ऊपर नहीं उतारते हैं उसे, और उनसे दूसरों से यदि हंसने की जरूरत है तो आप उनसे हंस के बात कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कि तीव्रता को नियंत्रित करना। गुस्सा आपने अपने अंदर ही दबा लिया। उसके बाद शरीर, भाषा, आवाज, व्यवहार में समन्वय स्थापित करना। मैंने वही बोला, घर के गुस्से को बाहर ना निकालना, सारी चीजों में नियंत्रण रखना। यदि कोई ऐसा मिल गया कि आपको हंस के बात करना है तो आप उससे हंस के बात करेंगे, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने में और स्वयं निर्णय लेने में सहायक होना, बात वही है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ये विशेषताएं हो गई, और अपने उदाहरण से यदि आप समझने की चीजों को कोशिश करेंगे ना तो बड़ी आराम से चीजें आपको समझ में आएंगी। और मेरी एक चीज रही कि मैं जब भी बताता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता बता रहा हूँ, या एटीट्यूड की बता रहा हूँ, या एप्टीट्यूड की विशेषता बता रहा हूँ, तो मैं उसको लिंक कर देता हूँ उसी उदाहरण से। ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। अब हम जब इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम आता है तो इसके साथ एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ नाम है डेनियल गोलमैन का। ठीक है, डेनियल गोलमैन का, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसे। ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कौशल है,
स्वाभाविक सी बात है, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को नियंत्रित करना, ये सारी चीजें यदि आपको नहीं आती हैं तो आपके पर्सनालिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा। आंतरिक जीवन का प्रबंधन, संचालन और अन्य लोगों के साथ, इसीलिए वहां पर मैंने जो आई और अदर्स वाली चीजें आपको बताई थी वो इन्हीं का कथन है कि आंतरिक जीवन का प्रबंधन, संचालन और अन्य लोगों के साथ समन्वय बनाना इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप किस तरह से अपनी खुशी को, इतना अति उत्साही मत हो जाइए कि सामने वाले को लगे कि कुछ ज्यादा ही अनकंट्रोल हो गया, इतना दुखी भी मत हो जाइए कि छोटी छोटी चीजों में आप रोना शुरू कर दीजिए। कई आईएएस आईपीएस को आपने देखा, आईएएस को तो देखा होगा कि वो कई बार क्या होता है, बहुत अधिक इमोशनल होकर रुमाल लेके और अपनी आंखें पोंछ, वीडियो में यूट्यूब में आपने देखा होगा इन चीजों को। तो उनमें क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। अब डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में 5 क्षमताओं का एक समूह माना है। अब कौन कौन सी 5 क्षमताएं हैं जरा देखते हैं। तो पहली क्षमता है स्वजागरूकता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। स्वजागरूकता का मतलब ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, आप अपनी कमियों के बारे में कितना जानते हैं, आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं, उसके बाद आप किस चीज को देख के इमोशनल हो जाते हैं, आप किस चीज को देख के दुखी हो जाते हैं, किस चीज को देख के हंसी आ जाती है, ठीक है। तो आप यदि किसी कोई विधायक जी खड़े हैं और कोई उन्होंने ऐसी चीज बोल दी जो हंसने वाली चीज है, यदि आप अकेले में होते तो हंसते, लेकिन वहां पर यदि आप ड्यूटी में खड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ताली मार के हंसने लगेंगे विधायक जी की बात पे। आप घर आके चाहे जितना हंसिए, तो ये वहां पर ना हंसना, ये नियंत्रित करना जो है वो कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और स्व जागरूकता, स्व अवेयरनेस भी यही कहलाती है कि उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं, ठीक है। अब जब दूसरी बात करते हैं तो दूसरी आती है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। जब आपने जान लिया कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, उसके बाद उनको कैसे और कहां पर नियंत्रित करना है। ये विधायक जी वाला जो ऑप्शन मैंने दिया कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं उनके, और वहां पर वो ऐसी कोई बात करते हैं कि आप को हंसना चाहिए था, यदि अकेले में होते तो हंसते, लेकिन ड्यूटी के टाइम पर आप नहीं हंसे, बिल्कुल शांत खड़े रह गए, तो ये क्या कहलाएगा, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। आपने अपने आप को वहां पर नियंत्रित कर लिया कि ये जगह उचित नहीं है हंसने की, क्योंकि वो बड़े पद पर हैं और जनता के द्वारा चुने गए आदमी हैं और उनका एक प्रशासक सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ आत्म अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है कोई चीज और ऐसा हो रहा है कि आप अनियंत्रित होते हैं, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये जो होता है ऑल इज वेल वाली जो प्रेरणा आपको 3 इडियट्स मूवी में देखने को मिलती है, यही कहलाता है आत्म अभिप्रेरणा, ऑल इज वेल वाली अवधारणा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपैथी। सिंपैथी कैसे, समानुभूति, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि कोरोना के समय में पुलिस वाले दूसरों को खाना भी दे रहे थे। अब किसी नियम, किसी अधिनियम, संविधान में कहीं लिखा तो नहीं है, ठीक है, उसमें तो यही लिखा है कि आपको किस तरह से ड्यूटी करना है, आपके अधिकार कौन से हैं, आपकी ड्यूटीज कौन से हैं, लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि आपको खाना परोसना है यदि कोई भूखा मिल जाए तो ये खुद की समझ होती है। यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप उस चीज को समझोगे, सिंपैथी रखोगे और उसको जाके खाना खिलाओगे, ठीक है। अब अंतिम आता है सामाजिक बोध, ठीक है, सोशल अवेयरनेस। सामाजिक बोध का मतलब ये है कि आपका खुद का जो मैनेजमेंट है, खुद का प्रबंधन है, इतना होना चाहिए कि समाज में क्या स्वीकार्य है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आया, बड़े गुस्से में आया और उसने थोड़ा सा गुस्से में आपसे बात करी, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसी तरह से रिएक्ट करिए, नहीं तो आप ऑफिसर हैं, कुछ आप में टैलेंट रहा होगा तब आप ऑफिसर हैं, वो अभी सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति आके आपसे हॉट टॉक कर रहा है, यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है और आप समझ गए उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को कि ये अभी गुस्से में आ रहा है और खुद में इसमें नियंत्रण नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप समाज को समझकर कि समाज की क्या आवश्यकता है, समाज के लोग यदि गुस्से में हैं, मान लीजिए किसी सड़क में लोग बैठ गए हैं किसी की लाश रख के और आईपीएस है, वो जिद है, छोड़ ही नहीं रहे हैं उसे, दूर हट ही नहीं रहे हैं उससे, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और सेल्फ नियंत्रण रखना है अपने आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो सेल्फ जागरूकता के बारे में क्या है, वही जो चीजें मैंने आपसे बढ़ाई कि अपने संवेग को सही जानकारी रखना,
भावनाओं, अनुभूतियों, क्षमताओं और कमजोरियों को सही ढंग से समझना। अब इस बच्चे को देखिए, बिल्कुल शांति से बैठकर और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी कमियां मुझ में है, कौन सी कमियां नहीं है। इसी प्रकार आत्मनियमन, जब आपको यहां से अपनी कमियों और अच्छाइयों के बारे में पता चल गया तो उसे आप किस तरह से, इसी तरह जब आत्मनियमन की बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, अब यहां पर आपको पता चल गया कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसी तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को व्यवहार के रूप में उतारेंगे और उसी तरह से कोई सामने वाला जो एक्ट कर रहा है उसके लिए आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्ट करने वाली चीज होती है यही कहलाती है आत्मनियमन, जिसे सेल्फ रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, अपने संवेगताओं और आत्म प्रबंधन करना, पहली बात, भावनाओं की प्रकृति, तीव्रता, और सबसे बड़ी बात अभिव्यक्ति, कि आप गुस्से में हैं उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट मत करिए, ठीक है, जरूरत हो तो करिए और नहीं जरूरत हो तो वहां पर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस आदमी को देखिए आत्म प्रबंधन में लगा हुआ है। उसके बाद आत्म अभिप्रेरणा की बात करिए। आत्म अभिप्रेरणा का मतलब यह होता है कि आप 3 इडियट्स मूवी में वही ऑल इज वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समानुभूति, दूसरों की अनुभूतियों, संवेगों को ठीक ढंग से पहचानने की जो क्षमता होती है वो समानुभूति कहलाती है। वो वाले एग्जाम्पल में लौट जाइए आप, जब पुलिस किसकी, जनता की मदद कर रही है, कब मदद करेगी, जब वो उसकी संवेदनाओं को समझेगी, ठीक है। ये देखिए समान दूसरों की भावनाओं को जो अच्छी तरह से समझता है वो क्या कहलाती है, एम्पैथी कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे अंतिम में आता है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक बोध। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दूसरों के संवेगों को संचालन करना, दूसरों की परिस्थितियों को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना और बिना बताए दूसरों की आवश्यकताओं को जानना। अब मैंने बताया कि जैसे कोई विधायक जी आए वो हॉट टॉक करना आपसे शुरू कर दिए, तो आप उनकी भावनाओं को यदि समझ पा रहे हैं कि अभी ये गुस्सा में हैं और सिंपल रूप से जाके आप उनसे व्यवहार शांति से करते हैं, उनसे उनका जवाब या उनका जो एक्ट है आप रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने को नियंत्रित रखते हैं। इसी तरह सामाजिक रूप से, जैसे बहुत सारे लोग कभी कभी सड़क में जाम करके बैठ जाते हैं, वो उस समय गुस्से में होते हैं यदि उनके रिलेटिव की डेथ हो जाती है और आप IPS हैं, जाम हटवाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी भीड़ गुस्से में है, तो आप भी गुस्से में बात करेंगे तो हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाएं या बिगड़ जाएं। वहां पर आपको सेल्फ नियंत्रण रखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है और आपको शांति से समझाना है उनको कि हर प्रोसेस की तरह कार्रवाई की जाएगी, जो कानून में लिखा हुआ है, जैसा नियम है उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जब आप उनसे प्यार से बातें करेंगे तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इसमें एक उदाहरण ये है, यहां पर लिखा हुआ है दूसरों की आवश्यकताओं को जानना। ये कैलाश सत्यार्थी साहब है, ये बचपन करके NGO एक चलाते हैं, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित NGO चलाते हैं। तो इन्होंने जब देखा कि बहुत से बच्चे आज भी हैं, पूरे विश्व में इनका NGO है, लगभग बहुत सारे देशों में है, तो उन्होंने देखा कि हर जगह ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। तो उन्होंने दूसरों की आवश्यकताओं को जानना, है ना, ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने बचपन जैसा NGO चलाया और इन्हें बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ये कैलाश सत्यार्थी हैं और अपने मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास कैसे होता है, मतलब ऐसा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस हिसाब से आप उनका विकास कर सकते हैं अपने अंदर। तो पहली बात तो अमौखिक संचार के द्वारा दूसरों से जुड़ने की क्षमता आप में होती है। मतलब आप कुछ नहीं बोलते हैं और बिना बोले ही सामने वाले को समझ लेते हैं और उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वही विधायक वाला एग्जांपल आप दिमाग पे रखिए कि वो गुस्से में आते हैं और आपसे हॉट टॉक करते हैं, लेकिन आप उनका एक्ट का रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद तेजी से तनाव को नियंत्रित करना। आप घर में लड़ाई करके बाहर निकले और बाहर ही आपसे अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी आपसे मिल गया, तो उस गुस्से को आप यदि उसके ऊपर नहीं उतारते हैं किसी छोटी सी बात को लेके और आप अपने आप को नियंत्रित कर जाते हैं, तो तेजी से तनाव को नियंत्रित करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास समझा जाएगा। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का मतलब यह है कि आप शांत जगह में बैठकर जो योगा करते हैं और दिमाग में चीजें जो आती हैं कि किस तरह से हम शांति से, कौन सी बुराइयां हैं हमारे अंदर, कौन सी अच्छाइयां हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए,
ठीक है। तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहलाता है, बहुत अच्छा शब्द है, 3 स्टार बनाइए, इसको आप मेंस की कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है ना। उससे भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद महान लोगों की शिक्षा प्राप्त करके, जैसे बुद्ध का मध्यम मार्ग हो गया, इस तरह महान हस्तियों को, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लेखक हैं जिनको पढ़ के उन्होंने कैसे जिंदगी में बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी भी रहे वो लाइफ में, फिर भी कभी निराश नहीं हुए। तो ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है और विकसित किया जा सकता है। स्वयं का मूल्यांकन करके अपनी कमियों और अच्छाइयों को जानना भी इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास का एक कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की शासन एवं प्रशासन में उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो लीडरशिप क्षमता होती है, ठीक है। यदि आप अच्छे इमोशनल, अपने आप को, सेल्फ पर्सनालिटी को आप यदि अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप आसानी से दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप की क्षमता होने के कारण शासन प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। टीम प्रबंधन में यदि आप गुस्सा नहीं करते हैं, आपको काम लेना आता है, तो वो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। आत्म प्रेरणा विकसित करने में सहायक होती है। आत्म प्रेरणा, अब आपके नीचे तो सब छोटे छोटे अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आपको खुद प्रेरित होना पड़ेगा, तभी वो आपसे प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। उसके बाद संचार कौशल की क्षमता को विकसित करने के लिए, यदि आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिखाने लगेंगे तो आपके कर्मचारियों के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि साहब तो आते हैं बस गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की निगेटिविटी उनके मन में ना हो, इसलिए आपका संचार कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमित संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग एवं संचालन में सहायक होने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है कि आपके पास सीमित संसाधन है, तो आप यहाँ पर इमोशनली सोच सकते हैं कि इस चीज़ की, जैसे आपके पास 10 रोटियाँ हैं, अब 10 रोटियाँ हैं, 4 लोगों को देनी है। अब 4 लोगों को देनी है, कैसे देनी है, और उन 4 लोगों में से कौन किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो सीमित संसाधनों का आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। प्रशासन का मूल आधार सहयोग की भावना विकसित करने में सहायक है, ठीक है। उसके बाद प्रशासकों में समानुभूति की भावना, वही एम्पैथी की भावना विकसित करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे एमपीपीएससी के 4th पेपर में जो सिलेबस में दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक हैं, इसलिए मैंने एक ही क्लास में कवर अप करने की कोशिश करी है। दो व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं होते, यही कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। अब व्यक्तिगत भिन्नता में क्या होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है। इस तरह से जो भिन्नताएं होती हैं ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो अभी जो मैंने बोला, मोटा, पतला, गोरा, ये तो आपको दिखाई देता है, और यही भिन्नताएं आपके अंदर होती हैं। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई बहुत शांत दिमाग वाला होता है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आती है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, किसी गरीब को देख के रोने लगता है, जबकि कुछ लोगों की आंखों में पत्थर होते हैं, जल्दी आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व, जो भिन्नताएं होती हैं, उसे भी व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तियों में पाए जाने वाली भिन्नता के सामान्य मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है। जो सामान्य मनोविज्ञान, मैंने दोनों तरह से बता दिया। जो मनोविज्ञान होता है वो आंतरिक रूप से होता है कि आंसू जल्दी आना, आंसू जल्दी नहीं आना किसी व्यक्ति में, किसी में जल्दी आ जाते हैं, किसी में नहीं आ जाते, ठीक है। चलिए सरल शब्दों में बुद्धि, स्मृति, चिंतन, कल्पना, लंबाई, चौड़ाई, रंग आदि कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं, ऐसे अंतर की व्यक्तिगत भेद ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती हैं। वही चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताई, वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो परिभाषा देख लेते हैं। एटकिंसन साहब हैं, ये कहते हैं कि एक ही प्रजाति के लोगों या सदस्यों के व्यवहार की संरचना में पाए जाने वाली स्थायी असमानताएं, ठीक है, स्थायी असमानताएं। अब जो ये असमानताएं हैं ये इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी, आपके बाहर भी देखती हैं। ये कलर, जो आपकी त्वचा का, स्किन का कलर होता है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, तो ये स्थायी रूप से है और ये आपको दिखाई देंगी। अब कोई इमोशनल है, किसी गरीब को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और किसी को जल्दी आंसू नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो असमानताएं होती हैं व्यक्तिगत भिन्नता
भिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, वो मिस टाइपिंग है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, मूल चीज़ें समझनी है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस व्यक्ति को देखिए, एक गोरा आदमी है, एक काला आदमी है। देखने से आपको दिख रहा है ना, स्थायी असमानता है। हो सकता है इसको गोरे होने में दिक्कत हो और ये चाहे कि मैं काला हो जाऊं तो ये काला नहीं हो पाएगा। हो सकता है इसी तरह इसको गुस्सा जल्दी आता हो, इसको गुस्सा जल्दी ना आता हो। ठीक है, ये लोगों और जानवरों को ज़्यादा प्यार करता हो और ये लोगों और जानवरों को उतना अधिक प्यार ना करता हो। ठीक है, ये अपने व्यवहार में अच्छा हो सकता है, ये अपने व्यवहार में अच्छा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो असमानताएं होती हैं उन्हीं को कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण देख लेते हैं कि किन कारणों से व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो पहला कारण क्या है? अनुवांशिक कारण है। अनुवांशिक कारण क्या है? जो मैंने आपको बताया कि कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, ठीक है, कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है। तो रंग, आकार, योग्यता, लिंग आदि का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। दूसरा है परिवार का प्रभाव। ठीक है, परिवार का, जैसे कोई संयुक्त परिवार में रहेगा तो उसको ज़्यादा लोग पसंद रहेंगे यदि बचपन से वो संयुक्त परिवार में रहा है। वहीं कोई व्यक्ति यदि अकेले रखा गया है, केवल माता पिता के साथ रहते हैं, तो वो हमेशा गुमसुम सा अकेला रहना पसंद करेगा। तो इस तरह की जो भिन्नताएं आती हैं ये परिवार के प्रभाव के कारण आती हैं। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव कैसे पड़ता है कि आप देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का खाना पीना अलग है, साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों का खाना पीना अलग है, पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का खाना पीना अलग है, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर की तरफ रहने वाले लोगों का खाना पीना अलग है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती हैं और उसके अंतर्गत भिन्नताएं देखी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है, जैसे शहरी क्षेत्र छात्र जो है अधिक निर्भीक होते हैं, वाचाल होते हैं, वहीं ग्रामीण के जो छात्र होते हैं वो संकोची और अंतर्मुखी होते हैं। आयु और बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? आयु के साथ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा यदि कोई गलती कर देता है तो आप क्या कह देते हैं कि ये छोटा है, जाने दो। ठीक है, वही गलती यदि आपसे हो जाए तो लोगों के मन में थोड़ा सा आपके प्रति गुस्सा आएगा और कि भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर समझ है कि ये टीवी टंगी हुई है। छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता कि मैं नीचे से हाथ मारूंगा तो ये गिर जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आप समझदार हो चुके हैं, आपकी उम्र आ चुकी है और आप भी छोटे बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, नीचे से हाथ मारेंगे और टीवी गिरेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मम्मी पापा गुस्सा होंगे आपके ऊपर। ठीक है, आयु और बुद्धि के कारण। शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण, क्योंकि स्व जागरूकता के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पीछे बताई है इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो यहां पर भी जब आप महान लोगों को पढ़ते हैं तो आपके व्यवहार में अलग चेंज होता है। अब अब्दुल कलाम साहब अलग व्यक्तित्व थे, इसी तरह कोई चोरी करता है, कोई आतंकवादी है तो उसका एक अलग व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तित्व में भिन्नता किसके कारण है? अब अब्दुल कलाम साहब बहुत सारी पुस्तकें पढ़े हैं, लोगों के बारे में बहुत सारे अनुभवों के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि समाज में क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो वो किसके कारण हुआ? ज्ञान, शिक्षा के कारण। ठीक है, आर्थिक दशा के कारण भी कई लोगों की स्थिति होती है। अब जैसे बहुत पैसे वाले लोग हैं तो आप देखेंगे कि पैसे वालों घरों में ज़्यादा वो स्वतंत्रता की बात करेंगे, लिबर्टी की बात करेंगे, ये हमारा अधिकार है, आप हमारे पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर मत करिए। लेकिन बेचारा जो गरीब आदमी है, सामान्य मिडिल क्लास फैमिली का है, वो माता पिता यदि उसको डांट दिए तो वो ज़्यादा स्वतंत्रता और लिबर्टी की बात नहीं कर सकता है। ये आज की वास्तविकता है। ठीक है, चलिए लिंग भेद भी, बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व में भी भिन्नता देखी जाएगी, बिल्कुल देखी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो शारीरिक भिन्नता, मैंने आपको बता दिया, शारीर, लंबाई, वजन, संरचना आदि के कारण। बौद्धिक, कुछ लोगों की योग्यताएं असामान्य नहीं होती हैं। यदि योग्यताएं सामान्य होती, सभी की समान होती योग्यताएं, तो हर आदमी कलेक्टर बन जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर आदमी विराट कोहली जैसा अच्छा क्रिकेट खेलता, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बौद्धिक बातें हैं, है ना, ये अलग अलग होती हैं। व्यक्तित्व में भिन्नता, किसी भी अंतर्मुखी तो किसी में बहिर्मुखी विशेषताएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रुचि में भिन्नता। रुचि में भिन्नता का मतलब क्या है? अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करना पसंद है तो वहीं पर लता मंगेशकर जी को गाना। तो इनका व्यक्तित्व तो अलग अलग है और दोनों का इंटरेस्ट भी, रुचि भी अलग अलग है। ठीक है, ये भी एक भिन्नता का प्रकार है। संवेग में अंतर, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को क्रोध जल्दी आता है, वो जल्दी गाली गलौज करना शुरू कर देता है छोटी सी बात पे, और
किसी को तो इतना आत्मनियंत्रित होते हैं, सेल्फ कंट्रोल वाले व्यक्तित्व होते हैं कि तो आप उनको चाहे जितना गाली दे दीजिए वो टस से मस नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले भी व्यक्ति होते हैं, इनको संवेग में अंतर के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद मूल्यों में भिन्नता, विचारों में, दृष्टिकोणों में कुछ लोगों का बड़ा विचार होता है, बहुत लोगों के बारे में, समाज के बारे में आप देखते होंगे, कैलाश सत्यार्थी का भी मैंने उदाहरण दिया, तो उनके विचार अलग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे भोपाल में एक कपल पाया गया था, IAS कपल, भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए उसके घर में मिले थे, तो उसका विचार अलग होगा, उसके सोचने की बात अलग होगी। तो इस हिसाब से मूल्यों में भी भिन्नता देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद शासन प्रशासन में व्यक्तित्व भिन्नता का क्या महत्व होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कभी आपसे पूछा जा सकता है। 3 स्टार बनाइए यहाँ पर, ठीक है। देखिए, कर्मचारियों के चयन में, जब आपका कर्मचारियों का चयन होता है, जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो उससे काम लिया जाएगा वो कर पाएगा कि नहीं। तो अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि जितने 100 आदमी गए तो 100 लोगों का सिलेक्शन हो गया, जो उस काम के लायक होगा उसी में सिलेक्शन होगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में, प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या होगा, कुछ लोग आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। नियुक्ति और पदोन्नति में, जो काम अच्छा करता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, तो पदोन्नति अधिक मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 1998 में जितने IAS बने थे सबका प्रमोशन एक साथ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण उन्हें, या कहीं नियुक्ति होती है तो उसके अच्छे गुण के कारण होती है। कार्य वितरण में सहायक होता है कि कौन सा कार्य किसको दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति का, किसी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पब्लिक मैनेजमेंट है तो उसको पब्लिक मैनेजमेंट में भेजा जा सकता है, किसी का टेक्निकल मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है। तो इस तरह से कार्य वितरण किया जा सकता है। पुरस्कार व दंड निश्चित करने में सहायक होता है, कौन समाज के लोगों को अच्छा समझ पा रहा है, कौन समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और जो भ्रष्टाचारी हैं, घूस लेते हैं, जैसे मैंने बताया भोपाल में जो IAS कपल पकड़े गए हैं, ठीक है, तो उनको दंड दिया गया। तो इस हिसाब से व्यक्तित्व भिन्नता का ये महत्व हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 हम शुरू करने वाले हैं। इस क्लास की यदि PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।